गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर हमारा 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमारा चल रहा था, 2 पार्ट मैंने आपको इसके भेज दिए थे वीडियो के बना करके, और ह्यूमन में डाइजेशन चल रहा था हमारा, ठीक है। जिसमें हमने बकल कैविटी से स्टार्ट करते हुए टूथ से होते हुए हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स, फेरनेक्स, इसोफेगस, फूड पाइप तक कंप्लीट हो चुका था। वीडियो में देखा होगा आपने। फूड पाइप में जो खाना है वो स्टोर जो आपका जाता है माउथ से, जो आप जब उसको दांतों से चबा देते हो, टंग से उसको पीछे की तरफ डाल देते हो, और फिर जो फेरनेक्स है वो कैसे ग्लोटिस को क्लोज करता है एपिटोग्लोटिस से, उसका फंक्शन भी आपको समझाया था। और जो फूड पाइप में जो मूवमेंट होता है खाने का, जो आपका ईसोफेगस होता है, उसके अंदर की जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, जिससे वो खाना नीचे पुश होता है। और उस वेव लाइक मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो फूड का होता है बाय द रिलैक्सेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्फिंक्टर मसल्स से। मतलब कि ईसोफेगस के अंदर जो मसल्स पाई जाती है, स्फिंक्टर मसल्स, उनके जो है मूवमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन से जो है फूड का मूवमेंट होता है, ठीक है। वेव लाइक मूवमेंट होता है। अब ईसोफेगस से जो खाना है वो आगे कहाँ पहुँचता है? हमारे स्टोमक में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? स्टोमक में। स्टोमक भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक ऑर्गन है, पार्ट है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो जे शेप्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ये जो हमारे है लेफ्ट साइड एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाता है। थिक वॉल्ड, मोटी दीवारों वाला ऑर्गन, इलास्टिक ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है? इलास्टिक, और लेफ्ट साइड एब्डोमेन कैविटी में प्रेजेंट होता है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सबसे चौड़ा हिस्सा होता है हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का। और इसके अंदर जो होती हैं वो काफ़ी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं इसकी दीवारों के अंदर की दीवारों में, जहाँ से गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, जिनमें डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक म्यूकस है, और एक पेप्सिन है जो इनएक्टिव स्टेट में होता है। और इनके अपने अपने काम होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो निकलता है अंदर से गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर से, वो एक तो हमारे खाने में अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होता है जो फूड के साथ एंटर कर जाते हैं, उनको डेड कर देता है, मार देता है। एंड इसके अलावा ये खाने के अंदर जो मीडियम होता है, जो हमारा खाना पहुंच रहा है ईसोफेगस से होता हुआ, उसको कैसा बना देता है? एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो वर्क कर सके, क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो एसिडिक मीडियम पे ही वर्क करेंगे। दूसरा जो सेक्रेशन होता है स्टोमक से वो है म्यूकस, और म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड एड्स। म्यूकस एक ऐसा चिपचिपा सब्सटेंस होता है, फ्लूइड सब्सटेंस, ऐसा लिक्विड चिपचिपा पदार्थ जो पेट की अंदर की दीवारों को बचाता है। जो HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, उनसे अंदर की पेट की दीवारें कहीं ख़राब नहीं हो जाए, कोई घाव नहीं हो जाए, कोई अल्सर नहीं हो जाए, कोई छाला नहीं हो जाए, उन सब से म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टोमक की इनर वॉल्स को। और थर्ड है एसिडिक मीडियम जो आपका बनता है, उसमें पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स इन द फूड फ्रॉम द सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस कॉल्ड पेप्टोन्स। जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है? हमारे खाने में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को एकदम सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देता है, सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है। तो प्रोटीन में जो पेप्सिन जो है वो एंजाइम है जो पेट के अंदर की दीवारों से निकलता है, जो एसिडिक मीडियम में ही काम करेगा ये पेप्सिन, और स्टोमक में होता है। ये पेप्सिन क्या करता है? पेप्टोन्स सब्सटेंस, प्रोटीन को तोड़ करके उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। आगे जाकर के और ब्रेक होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और इस तरह से जो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है स्टोमक के अंदर, पार्शियली, फुल्ली डाइजेस्ट नहीं हुआ है अभी तक, पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है। हम उस सेमी सॉलिड फूड को क्या बोलते हैं? काइम। क्या बोलते हैं? काइम, CHYME। इज दैट क्लियर? ये काइम बाद में स्टोमक से होता हुआ कहाँ पहुँचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पहुँचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल का ही एक हिस्सा है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम छोटी आंत बोलते हैं, सारा का सारा कंप्लीटली डाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा, पहली बात तो। दूसरी बात, डाइजेशन होने के बाद में, देखो डाइजेशन का मतलब ही क्या था कि हम जो खाना ले रहे हैं वो इतना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस उसमें होते हैं कि वो डायरेक्टली ब्लड में सोल्यूबल नहीं हो सकते। उनको उस फॉर्म में लेकर के आना कि उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक
पदार्थ हैं, तत्व हैं, वो ब्लड में सोल्यूबल हो सके, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा टिश्यू है जो बॉडी की हर सेल्स तक पहुंचता है और सारे पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती किसको है, हमारी बॉडी की सेल्स को, हमारी कोशिकाओं को, जो कि बिकॉज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हर ऑर्गन के लिए, टिश्यू के लिए सेल ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीटली डाइजेशन भी होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और एब्जॉर्प्शन भी होगा। वो डाइजेशन होने के बाद में जो फूड मटेरियल है, जो पूरा डाइजेस्टिव सोल्यूबल पार्ट जो है वो ब्लड में मिक्स होगा, एब्जॉर्ब होगा, कोशिकाओं तक पहुँचेगा यहीं से, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो आगे पास हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर हम उसको रिमूव कर देंगे। और देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, लगभग 7.5 मीटर 7.5 मीटर लंबी ट्यूब होती है, कोइल्ड, ऐसे गोल ऐसे कोइल्ड होती है। एंड स्मॉल इंटेंसिव जो है इसके अंदर से काफ़ी तरह के अंदर से इंटेस्टाइल जूसेस भी निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस जो इसके अंदर की इनर वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उन इनर वॉल्स में से इसके डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। जो फूड आएगा जो पेट से, काइम जो पार्शली डाइजेस्टेड, आधा अधूरा डाइजेस्टेड, उसको और डाइजेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीन को करेंगे, फैट को करेंगे, और इसके साथ साथ इसके पास में और भी सेक्रेशंस आएंगे, और भी ऐसे लिक्विड डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूसेस आएंगे जो फूड को डाइजेस्ट करने में, तोड़ने में मदद करेंगे। और वो कहाँ से आएंगे, एक तो लीवर से आएंगे और एक पेनक्रियाज से आएंगे। लीवर और पेनक्रियाज ये दो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर, और लीवर सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, और पेनक्रियाज उससे छोटी, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी में। तो इनसे भी पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूसेस निकलेंगे और लीवर से बाइल जूसेस निकलेगा जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इंस्टेंटाइन रिसीव्स द सेक्रेशन फ्रॉम द टू ग्लैंड्स बाय द लीवर एंड पेनक्रियाज, और दोनों से जो सेक्रेशन आता है वो एक ही डक्ट से होता हुआ आता है। एक छोटी सी नली होती है जिसको आगे जाके आप बड़ी क्लासेस में देखेंगे, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं उसको, HPT। ठीक है, पेनक्रियाटिक डक्ट और लीवर वाली डक्ट, जो लीवर से डक्ट आती है, बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों आपस में आके जुड़ जाती है, उसको हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से दोनों के सेक्रेशंस आते हैं। लीवर जो निकालता है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स वो भी, बाइल जूस, और पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आते हैं वो भी, और वो सब जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। और इसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की दीवारों से भी कुछ जूसेस निकलते हैं, वो भी, ये सब मिलकर के पूरी तरह से खाने को डाइजेस्ट कर देंगे। तो पार्शली डाइजेस्टेड फूड गेट मिक्सड विद द पेनक्रियाटिक जूसेस, बाइल जूसेस, इंटेस्टाइल जूसेस एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस तरीके से डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है। अब उसका काम जो है आगे जाकर के एब्जॉर्प्शन का रहेगा ब्लड के अंदर। तो सबसे पहले इसमें लीवर की बात कर लेते हैं। जो ग्लैंड है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है ये, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अलावा दो ग्लैंड हो रहे हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। एक तो है लीवर, रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है, अपर पार्ट हमारा जो एब्डोमेन होता है राइट साइड में, इसके यहाँ पर इस हिस्से में होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का, बाइल जूस को सेक्रेट करता है, जो आगे जाकर के स्टोर किसमें होता है, गाल ब्लैडर के अंदर, जो ठीक हमारे लीवर के नीचे की तरफ होता है। लेफ्ट लोब और राइट लोब, दो लोब पाई जाती है हमारे लीवर में, तो राइट लोब के जस्ट नीचे होता है, आगे बड़ी क्लासेस में आएगा। तो आगे आप देखते हैं कि गाल ब्लैडर में जो बाइल स्टोर होता है, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन को रिक्वायरमेंट होता है वो बाइल जूस मंगवा लेती है, और उस डक्ट से, जो बताया मैंने आपको कॉमन डक्ट जो होती है लीवर और पेनक्रियाज की, उससे होता हुआ वो इंटेस्टाइन में चला जाता है। और बाइल क्या करता है, जो लीवर निकालता है बाइल जूस, वो फैट को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है, फैट को, क्योंकि फैट ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं हमारे खाने में फैट के जो इजीली ब्लड में सोल्यूबल नहीं हो सकते। तो फैट को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, बाइल करता है। छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में उसको कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है फैट को, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सके। ये तो फंक्शन हुआ लीवर का, बाइल निकालता है, डाइजेशन में किसको डाइजेस्ट करता है, फैट मॉलिक्यूल्स को। अब बात करते हैं पेनक्रियाज की। तो पेनक्रियाज एक लार्ज क्रीमिश कलर का पेड़ की पत्ती जैसा इसका संरचना होता है, और ये हमारे स्टोमक के जस्ट नीचे की तरफ होता है। और इससे जो पेनक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को ब्रेक करने में। प्रोटीन को पहले वहाँ पर हमारे स्टोमक में भी ब्रेक किया गया था पेप्टोन्स में, लेकिन आगे पेनक्रियाटिक एंजाइम्स ट्रिप्सोनाइजिन, प्राकार्बोक्सी पेप्टिडाइज, ये सारे बड़ी क्लासेस में एंजाइम्स आएंगे जो आपको इसको बताएंगे कि कैसे कैसे ये कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को
तोड़ देते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूसेस और एंजाइम्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को और तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। अब बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस, आंत के अंदर की दीवारों से निकलने वाले जो लिक्विड सब्सटेंस है जो अंदर से जो निकलते हैं वो भी डाइजेशन के अंदर ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट डाइजेशन हमारा छोटी आंत में हो जाता है। और डाइजेशन स्टार्ट कहाँ हो रहा था? माउथ के अंदर ही, क्योंकि सलाइवा आ गया था तो कई बार पूछा जाता है स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। जब हम फर्स्ट बाइट कोई भी खाने की इंटेक करते हैं ना, वहीं से डाइजेशन चालू हो जाता है और कंप्लीट कहाँ जा करके होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इज दैट क्लियर? अब आगे देखिए कौन कौन से सब्सटेंस बनते हैं हमारे खाने में से निकल करके जो ब्लड में सोल्यूबल होंगे। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में सोल्यूबल होता है। फैटी एसिड्स या ग्लाइसरोल में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड या ग्लाइसरोल में। आगे जाकर के आप देखोगे कि ये फैट जो बाइल जिसको तोड़ देता है, लीवर से जो बाइल जूस आता है वो फैट को ब्रेक कर देता है फैटी एसिड्स में। लेकिन जब एब्जॉर्प्शन की बारी आती है, जब खाना ब्लड में मिक्स हो रहा होता है, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो एकदम टूट चुके हैं, छोटे छोटे हैं, वहाँ पर फैट के मॉलिक्यूल्स वापस से जुड़ करके बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो वहाँ पर हमारी एक सेल्स आती हैं एरिथ्रोसाइटिस सेल्स, वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करती है। ठीक है, तो अभी आपको इतना डीप में नहीं जानना है, आपको सिर्फ याद रखना कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट तो हमारे खाने में था, स्टार्च, रोटी में, आलू में, चावल में, इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये कन्वर्ट होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये ग्लूकोज जो है ये ब्लड में मिक्स होता है और ये ग्लूकोज हमारी हर सेल्स तक पहुँचता है, जिससे हमारे आगे जाकर के एनर्जी एटीपी फॉर्म में बनता है सेल्स के थ्रू। फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में हो जाता है। प्रोटीन एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एमिनो एसिड्स में। तो कार्बोहाइड्रेट पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता था स्टोमक के अंदर ही, इंटेस्टाइनल जूसेस भी उसको डाइजेस्ट करते हैं ग्लूकोज के अंदर। फैट को जो है कौन कन्वर्ट करता है? फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल के अंदर, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइनल और इंटेस्टाइनल जूसेस के अंदर, वहीं पर होता है। प्रोटीन भी पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन आगे जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइनल जूसेस में, एमिनो एसिड्स में। तो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों का कंप्लीटली डाइजेशन होता कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, और मिनरल्स और विटामिन्स को डाइजेस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी सोल्यूबल फॉर्म में होते हैं। हम जो भी फ्रूट्स वगैरह या लिक्विड सब्सटेंसेस लेते हैं उनमें जो भी मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं उनको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, दूध जो होता है हमारा, उसमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जिनको डाइजेस्ट करना पड़ता है, कैसीन, रेसिन वगैरह, वो बड़ी क्लासेस में देखेंगे अपन। ठीक है, आगे देखिए, देयर इज अ नो नीड फॉर द मिनरल्स एंड विटामिन्स प्रेजेंट इन द फूड ब्रोकन डाउन। मैंने बता दिया आपको, मिनरल्स वगैरह को जो है विटामिन्स को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं ब्लड के थ्रू। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने बताया ना आपको, फूड डाइजेशन हो गया, तो अब एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। हमारी 7.5 मीटर लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका फर्स्ट पार्ट होता है डुडेनम, सेकेंड पार्ट होता है जेजुनम और थर्ड पार्ट होता है इलियम। तो जेजुनम के अंदर चलता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ अकर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन में होता कैसे है? इसमें क्या होता है कि हमारे छोटे छोटे अंदर की जो दीवारें हैं, इनर वॉल्स, छोटी आंत की, उनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे छोटे छोटे, जिनको अपन बोलते हैं विलीज। क्या बोलते हैं? विलीज। और इन विलीज के अंदर होती हैं ब्लड कैपिलरीज। क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज, मतलब कि रुधिर केशिकाएं। रुधिर केशिकाएं होती हैं जो ब्लड को ले जाती हैं वेन्स और आर्टरीज तक और फिर हर सेल्स तक, और ये ब्लड कैपिलरीज हर सेल से भी जुड़ी हुई होती हैं। तो हमारे इंटेस्टाइन की अंदर की दीवारों से निकलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको अपन विलीज बोलते हैं। ये विलीज जब ओपन होती हैं तो अंदर होती हैं ब्लड कैपिलरीज, और सारा का सारा न्यूट्रिएंट पदार्थ जो डाइजेस्ट हुआ है, ग्लूकोज, फैटी एसिड, प्रोटीन, एमिनो एसिड, ये सब ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है? हर सेल्स तक पहुँच जाता है। और फिर सेल्स क्या करती हैं? उस मटेरियल को यूटिलाइज करती हैं ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन भी होता है, मिक्स होता है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तब, और ऑक्सीजन के साथ में इंट्रासेलुलर प्रोसेस करके, ऑक्सीडाइजेशन करके एनर्जी का निर्माण करती है। क्रेब्स साइकिल में जो बड़ी क्लास में पढ़ोगे आप, वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, और वो हमारे फिर बाद में बॉडी में काम आती है। डिफरेंट तरह की डेली एक्टिविटीज़ हमको परफॉर्म कर पाते हैं, हमारी सेल्स ग्रोथ करती हैं, रिपेयर होती हैं, कुछ अगर डैमेज सेल्स हैं तो वो वहाँ पर यूज़ होती है। इज दैट क्लियर? तो एब्जॉर्प्शन समझ में आया आपको? आगे है एसिमिलेशन ऑफ फूड। ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब वो डाइजेस्ट हो चुका है, ब्लड में मिल चुका है, अब वो ब्लड के थ्रू बॉडी के हर
ऑर्गेन्स तक पहुंच जाएगा। तो डाइजेस्टेड फूड इज़ यूज्ड टू बिल्ड द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जैसे कि प्रोटीन रिक्वायर्ड टू ग्रोथ होता है और टिश्यूज़ की रिपेयर करने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये जो फाइनल स्टेज होती है प्रोसेस की डाइजेशन की, इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, इन सेल्स के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है एंड विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी टू रिलीज। ग्लूकोज जो हमारा आ रहा था, जो हमारे को डाइजेस्ट होने पर मिला था कार्बोहाइड्रेट से रिलीज होकर के, और वो हमारे को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर के एनर्जी बनाने में सेल्स को काफ़ी मदद करता है। ठीक है, एमिनो एसिड जो प्रोटीन होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये सारे के सारे ठीक है। अब बात हो गई है एसिमिलेशन की, एब्जॉर्प्शन की। तो फाइनली क्या होता है, अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको इजेस्ट करना है, बॉडी से बाहर निकालना है, और वो सारा का सारा काम कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जिसको बड़ी आंत बोलते हैं, ये छोटी आंत से काफ़ी वाइडर, चौड़ी होती है। लंबाई तो इसकी 1.5 मीटर ही होती है, छोटी आंत की 7.5 मीटर थी, लेकिन ये चौड़ी होती है, इसका डायमीटर बड़ा होता है। और इसके 3 पार्ट होते हैं, कोलोन अपर पार्ट, रेक्टम लोअर पार्ट। और यहाँ पर कोलोन में सबसे पहले जो अनडाइजेस्टेड फूड था, अगर उसमें कोई वाटर वगैरह है, कुछ मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, तो वो सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और उसके बाद में वो सारा का सारा पदार्थ सब्सटेंस एक गाढ़ा सेमी सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और वहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, ई कोलाई वगैरह नाम के, जो उस सेमी सॉलिड सब्सटेंस को क्या कर देते हैं, फर्मेंटेड कर देते हैं, उसको सड़ा देते हैं, डिकम्पोज फर्मेंटेड कर देते हैं अंदर से, कहने का मतलब। और फिर हम उसको सॉलिड सब्सटेंस की फॉर्म में एनस के थ्रू, जो लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, वहाँ से उसको बाहर कर देते हैं, जिसको प्रोसेस को बोलते हैं अपन इजेशन। और इन द फॉर्म ऑफ फिशेस, जो हमारा अनवेस्ट मटेरियल है जिसको हम फिशेस बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा डाइजेशन ह्यूमंस का कंप्लीट होता है। अब आगे आके है आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हमने ये जो पढ़ा है ये तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आ गए हम ह्यूमंस। तो अमीबा में कोई इतने डिफरेंट ऑर्गेन्स नहीं होते हैं, ऐसा बड़ा कोई सिस्टम नहीं होता है, सिंपल सा सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, अपनी सरफेस के थ्रू ही अपना सारा खाना पीना लेना पचाना करता है। और लास्ट में पढ़ेंगे हम रूमिनेंट्स के अंदर, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो कल जो नेक्स्ट अगली क्लास होगी उसमें आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा एंड देन फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम जो चैप्टर्स करेंगे आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली देखिए। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर करा दिया था, 6 चैप्टर आपको करा दिया था, 17 चैप्टर आपका हो चुका है और अब सेकंड आपका चल रहा है। इसके अलावा हम 3rd, 5th, 7th, 8th चैप्टर नंबर 10 और 11 ये चैप्टर्स और करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। इज़ दैट क्लियर? तो इसको पढ़ना, वीडियो को देखना और पूरे चैप्टर को समझना। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू।